देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो पढ़ा था उसके आगे का टॉपिक देखेंगे। देखिए, एक हुआ था लखनऊ समझौता, वो हुआ था 1916 में। 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। अब ये क्या था ये देखते हैं। देखिए, 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह सम्मेलन दो घटनाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1916 में क्या हुआ था, जो कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन होते थे, जब वो एक साल में बैठते थे, बात करते थे, तो वो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। उसके अध्यक्ष थी अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट घटनाएं क्या थी, जो ये इम्पोर्टेंट हो गया सम्मेलन, पहला, उग्रवादियों की 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी, जिन्हें 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। तो देखिए, जो कांग्रेस है वो सूरत विभाजन, मैंने आपको पढ़ाया था कि वो नरम दल और गरम दल में बट गई थी। तो जो उग्रवादी थे तो 9 साल बाद क्या है, वो कांग्रेस में पुनः उनकी वापसी हुई, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में उनसे अलग हो गए थे। दूसरा क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता लखनऊ समझौता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी उनके बीच लखनऊ समझौता हुआ था। लीग और कांग्रेस परस्पर सहयोग द्वारा संवैधानिक सुधार की योजना बनाने व लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालने पर सहमत हो गए। इस संयुक्त योजना को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता योजना नाम दिया गया, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी, क्या है, उन्होंने क्या आपस में सहयोग के द्वारा क्या है, संवैधानिक सुधार की योजना बनाने की, संवैधानिक सुधार क्या होने चाहिए और लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालने के लिए आपस में सहमत हो गए। इस संयुक्त योजना में को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना कहते हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। तो देखिए, मुस्लिम चाहते थे कि वहाँ पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल हो, जैसे अगर मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट दे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, इसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 स्मरण पत्र 19 मेमोरेंडम में ब्रिटिश सरकार ने भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाने और उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान करने एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज़्यादा भारतीय सदस्यों को शामिल करने की मांग की गई। तो एक स्मरण पत्र निकाला गया, 19 स्मरण पत्र। उसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार से इन्होंने कहा कि भारत को स्वशासन प्रदान करिए हाल, ठीक है। प्रांतीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाइए, उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान करें, और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें आधे से ज़्यादा भारतीय हों, ये वाली मांगे की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह निकटता असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही, ठीक है। असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। तो यहाँ पे कोशिश की गई कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में सहयोग के साथ चलें, लेकिन क्या है, ये जो असहयोग आंदोलन था, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसके स्थगित होने तक ही ये निकटता बनी रही। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध किया था। अब देखिए, हम एक न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो हमारा ख़त्म हो गया जो हम पढ़ रहे थे। हमने मेन 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए, गांधीवादियों और उससे पहले का समय। अब थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और देखेंगे। 1957 का विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सन 1857 का विद्रोह, मैंने पता नहीं क्या बोला, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सन 1857 ईस्वी में उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह की शुरुआत हुई। तो क्या हुआ कि जब 1857 था समय, तो उस समय क्या है, जो हमारा उत्तर और मध्य भारत था, उसमें क्या है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। हालांकि इस विद्रोह की शुरुआत ब्रिटिश सेना में कार्य कर रहे भारतीय सिपाहियों द्वारा हुई, लेकिन शीघ्र ही इससे देश के किसान, दस्तकार आदि भी जुड़ गए। तो पहले जो ये विद्रोह शुरू हुआ था वो क्या है, सेना में शुरू हुआ था। सेना में जो भारतीय सिपाही थे उनके द्वारा शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें बाकी किसान, दस्तकार आदि भी जुड़ गए। ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारत के पारंपरिक आर्थिक ढांचे को तहस नहस कर दिया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति व मुक्त व्यापार की नीति ने भारत के किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पों और बड़ी संख्या में भू सामंतों को बेरोजगारी की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब ये विद्रोह हुआ क्यों था? देखिए, ब्रिटिश जो थे वो मतलब ऐसी उन्होंने नीति बनाई थी कि भारत को सिर्फ कच्चे माल के उसमें बदल दिया था, मतलब स्रोत में, ठीक है। मतलब बस वहाँ से कच्चा माल जाता था और ब्रिटेन से बन के आता था, ठीक है। तो जो भी हमारे पारंपरिक उनकी रोजगार के साधन थे, ठीक है, हस्तशिल्प कला थी, वो सब नष्ट कर दी, ठीक है। बुरी तरह इसकी ऐसी तैसी कर दी। तो इसके कारण क्या हुआ कि मतलब लोगों में विद्रोह की भावना आई। तो जो ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारत के जो परंपरागत आर्थिक ढांचा था उसको तहस नहस कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश भू राजस्व नीति, बहुत ज़्यादा भू राजस्व लेते थे। मुक्त व्यापार की नीति जो थी उनकी, ब्रिटिश की जो मुक्त व्यापार की नीति, ठीक है, उसने भारत के किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्प और बड़ी संख्या में भू सामंतों को बेरोजगारी की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है।
इन सब का जो व्यवसाय था वो नष्ट हो गया, क्योंकि बहुत सस्ता सामान जो है ब्रिटेन से बनकर आता था और यहाँ से बस कच्चा माल ले जाने का साधन था। ठीक है, बना दिया गया इंडिया को। राजनीतिक कारणों में वेलेज़ली की सहायक संधि और डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत का नाम लिया जा सकता है। अब किन कारणों से विद्रोह हुआ? तो वेलेज़ली ने सहायक संधि चलाई थी और डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत। ठीक है, तो इसके वजह से भी सॉरी विद्रोह हुआ। ब्रिटिश शासन द्वारा 1813 ईस्वी के बाद सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में अपनाई गई हस्तक्षेप की नीति ने भी भारतीय जनता में असंतोष को भड़काया। तो देखिए उसमें क्या है, ब्रिटिश शासन था जो भारत की जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र था उसमें कई हस्तक्षेप की नीति करी, कई परिवर्तन किए, कानून लाए, जिससे क्या है भारतीय जनता में असंतोष भड़का। 1857 की क्रांति के लिए अन्य कारकों के साथ ही सैनिक कारण भी जिम्मेदार रहे। अब देखिए पहले स्टार्ट तो सेना से हुआ था, लेकिन इसका रीज़न बहुत मतलब बड़ा था। भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों के बनिस्बत कमतर आकर के आंका जाता था। जो मतलब हमारे भारतीय सैनिक थे उनको मतलब बहुत मतलब यूरोपीय सैनिकों से बहुत बेकार कंडीशन में रखा जाता था। ठीक है, वेतन भत्तों और पदोन्नति का इन्हें लाभ नहीं मिल पाता था, नए नए ढंग से वेतन देते थे। इनके कारण इनके बीच असंतोष व्याप्त था, भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना भारतीय सैनिकों को प्रयोग हेतु दिए गए इनफील्ड राइफलों में चर्बियुक्त कारतूसों के प्रयोग को शुरू करना। आपने अगर कभी भी पढ़ा हो तो ये बात तो आपने सुनी होगी कि क्या है, जो उस वक्त भारतीय सैनिक थे तो उनको जो इनफील्ड राइफल थी उसमें क्या था, चर्बियुक्त कारतूस था, तो उसको मुंह से खोलना था। ठीक है, इन कारतूसों में गाय और स्वर की चर्बी लगी होती थी। तो हिंदुओं के लिए गाय और मुस्लिम्स के लिए स्वर की मतलब उसका वो काफ़ी विरोध किया उन्होंने। ठीक है, इनकी चर्बी लगी होती थी इन कारतूसों में, तो काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया। इसके कारण क्या है, हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क उठे, जिसके परिणामस्वरूप विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो मतलब इन लोगों को गुस्सा आया, इन लोग की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, तो जो क्या हुआ कि विद्रोह इन लोग ने किया, विद्रोह की शुरुआत हुई। हालांकि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इसके पूर्व 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बियुक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या करके विद्रोह का शगनाद कर दिया। तो क्या हुआ कि देखिए इसकी औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 में हुई थी, लेकिन 29 मार्च 1857 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जब जो बैरकपुर छावनी थी उसमें जो सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने क्या है ये चर्बियुक्त जो कारतूस है उसके प्रयोग के विरोध में क्या है अपने उनके जो अधिकारी थे लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन, उनकी हत्या कर दी थी। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने मेरठ में अपने अधिकारियों की हत्या कर 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का मुगल सम्राट घोषित कर दिया। देखिए तो 10 मई जो 1857 को जो विद्रोही थे उन्होंने क्या किया, 1 सेकेंड। तो देखिए 10 मई 1857 को विद्रोहियों ने मेरठ में अपने अधिकारियों की हत्या करके 11 मई की सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, दिल्ली पर लगभग हमारा उस वक्त अधिकार हो गया था तब, और जो मुगल बादशाह बहादुर शाह थे उनको भारत का मुगल सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि अनेक रजवाड़ों के शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, किंतु उनकी सेना में विद्रोह की भावना भड़क उठी। देखिए बहुत से जो राजा थे छोटे छोटे, वो लोग क्या है अंग्रेज़ों की तरफ वफादार बने रहे उनकी सेना में, लेकिन जो उनकी सेना थी उसमें विद्रोह की भावना भड़क उठी थी। पूरे उत्तर और मध्य भारत में इस विद्रोह ने आम नागरिकों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया। हालांकि ऐसी जगहों पर जहाँ फौज नहीं थी वहाँ आम जनता ने विद्रोह की शुरुआत की। तो ये मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है जब मेंस में कि क्या ये केवल सैनिक, अभी तो हम प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्या ये सैनिक विद्रोह था? नहीं, लेकिन बाकी भी किसान भी शामिल थे। तो क्या हुआ कि आम नागरिक भी इसमें शामिल थे, और जहाँ पे फौज नहीं थी वहाँ आम जनता ने विद्रोह की शुरुआत की। अब इसकी सीमाएं क्या रही? हालांकि इस विद्रोह ने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया, किंतु भारत के दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश इसके प्रभाव से अछूते रहे। अब ये सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ना सब लोगों ने साथ नहीं दिया, तो ज़्यादातर ये उत्तर भारत में रहा। दक्षिण जो पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र थे वो इससे अछूते थे, मतलब वहाँ पे ये नहीं था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा और अन्य राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, ठीक है, नामा एवं जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा और अन्य जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की। तो बहुत सारे छोटे राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग भी इस आंदोलन से अलग रहा। तो जो मतलब अभी थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहा था उस टाइम पे भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, वो इस आंदोलन से अलग रहे। साथ ही विद्रोहियों के पास एकता, संगठन और आधुनिक अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था, जिस कारण ये अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए। क्वेश्चन आ सकता है 1857 के कौन से कारण है जिसके कारण ये सफल नहीं हुआ? तो देखिए इनमें एकता नहीं रही,
बोला गया कि हम मतलब दूसरी डेट से शुरू करेंगे और पहले ही जो है वो विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, संगठन का अभाव था, आधुनिक अशस्त्र का भी अभाव था। इसके कारण क्या है, अंग्रेजों के सामने उस वक्त टिक नहीं सके। इस विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि देखिए फिर जब ब्रिटिश ने देखा कि ऐसा विद्रोह हो रहा है तो उसने फिर इस ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए अपनी नीतियों में बहुत सारे बदलाव किए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 1857 के विद्रोह की है कि उसका केंद्र और किसने नेतृत्व किया और वहाँ पर कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे ये। तो देखिए दिल्ली में भारतीय नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ठीक है, ये याद रखिए, बहादुर शाह जफर आपको याद रहेगा, उस वक्त मुगल सम्राट उनको घोषित किया गया था, और बख्त खां। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत हुई 11 मई 1857 को। विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे निकलसन और हडसन। ठीक है, सन से याद कर लीजिए, निकलसन हडसन, कुछ भी इनको आपस में जोड़ के याद करिए। ठीक है, समर्पण और मृत्यु 20 सितंबर 1857 को। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल नेतृत्व करता। आंदोलन की शुरुआत 4 जून 1857 को ही। दबाने कुचल वाले अधिकारी ब्रिटिश अधिकारी थे कैंपवेल। ठीक है, समर्पण मृत्यु मार्च 1858 में। कानपुर में थे नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, 5 जून 1857 को विद्रोह आंदोलन की शुरुआत हुई। इसको यहाँ पे भी कैम्पबेल था ब्रिटिश अधिकारी, और दिसंबर 1857 में ख़त्म हो गया। झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना होगा। 4 जून 1857 को शुरू हुआ आंदोलन। ह्यूरोज थे यहाँ पे। ठीक है, और इन्हें 17 जून 1858 को ख़त्म हो गया। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी कर्नल नील थे। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। ठीक है, नेतृत्वकर्ता, और ब्रिटिश अधिकारी विलियम टेलर थे। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, और यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेनॉल्ट थे। यही आपको याद करना है। बरेली में खान बहादुर खान थे। ठीक है, बरेली और बहादुर मतलब बीबी से कुछ याद कर लीजिए, आप कुछ कनेक्ट करके याद करिए। और अधिकारी विंसेंट आयर थे। तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि कौन कहाँ पे नेतृत्व करता था, और कौन वहाँ पे उस वक्त ब्रिटिश अधिकारी था जिसने आंदोलन को कुचला। अब हम आगे का देखेंगे कि इसके बाद 1857 के आंदोलन के बाद ब्रिटिश ने अपनी कौन सी नीतियों को बदला। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आंदोलन और सुधार आंदोलन वगैरह हुए वो देखेंगे। थैंक यू।